और डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के तहत अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। भारत में कृषि लागत और कीमत नीति, यानी कृषि पदार्थों की लागत और उन कृषि पदार्थों की कीमत नीति कैसे तय होती है, उसके क्या मायने हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। बड़े पैमाने पर आज भी जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि पर निर्भर है। वर्षों से ये समस्या चली आ रही है कि किसानों को अभी भी उनकी लागत की तुलना में लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं और उससे कृषि तो बदहाल है ही, लेकिन किसानों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था के समक्ष और कृषि अर्थव्यवस्था के समक्ष विशेष रूप से एक बड़ा प्रश्न, एक गंभीर चुनौती बनी हुई है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य कैसे दिलाया जाए। इस बारे में नियोजन काल के बाद से ही सरकार ने प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों के तहत पहली बार 1955 में कृषि लागत आयोग का गठन हुआ। इस कृषि लागत आयोग के गठन के पीछे उद्देश्य था कि किसानों को अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करना, उन्हें उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना, ताकि वे कृषि करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें और उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सके। इस कृषि लागत आयोग का जब गठन हुआ तो इसके अध्यक्ष बने प्रोफेसर दंतेवाड़ा और उन्होंने इस दिशा में प्रारंभिक तौर पे बहुमूल्य सुझाव दे करके एक व्यवस्था कायम करी कि कृषि पदार्थों की लागत का आकलन करके कृषि उत्पादन की कीमत कैसे तय की जाए ताकि किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके। 1985 में इस कृषि लागत आयोग का नाम बदल करके कर दिया गया कृषि लागत एवं कीमत आयोग, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इस का उद्देश्य मुख्य रूप से उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना था। उत्पादक के स्तर पर अधिक उत्पादन होने पर उन्हें कीमत घटाने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना तथा उपभोक्ता के स्तर पर उन्हें उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना इस कृषि मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य तय किया गया। कृषि मूल्य नीति यही कि कृषि पदार्थों को लागत के आकलन के आधार पर किसानों को ऐसा मूल्य दिया जाए ताकि वे खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो सके और उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सके। कुल मिलाकर CACP का उद्देश्य है कि कृषि पदार्थों की कीमत को स्थिर करना, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में कीमत को स्थिर किया जा सके। ये इस CACP यानी जो आयोग बनाया गया उस आयोग का उद्देश्य था। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारतीय राजनीति में भी विशेष रूप से चुनाव के वक्त किसानों को लुभाने के लिए अनेक तरह के वायदे किए जाते हैं और उन वादों के मुताबिक सरकार नीति निर्माण की बात भी करती है। हमने बहुत बार सुना है कि कृषि पदार्थों या किसानों के हित में सरकार उनकी उपज के खरीद करने के लिए, उपज को खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है ये हमें यहाँ देखना है और इनका घोषणा के पीछे क्या उद्देश्य होता है ये भी हमें यहाँ जानना है।
तो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का मतलब है कि किसी वस्तु के अधिक उत्पादन की स्थिति में उसकी कीमत को एक सीमा के नीचे आने पर उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करना। यानी सरकार हर वर्ष लगभग 24 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है और इन समर्थन मूल्यों के पीछे सरकार का उद्देश्य है किसानों को इस बात की गारंटी देना कि यदि बाज़ार में उनके उत्पादों के मूल्य में कमी आती है तो सरकार उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पादों को खरीदने का तैयार रहेगी या सरकार उन्हें खरीदेगी। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के पीछे एक उद्देश्य होता है कि किसानों को उनके उत्पादों को बाज़ार में सही कीमत दिलाना और बेचने के लिए एक तरह से उनको स्वतंत्रता देना। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरणा भी मिलती है और सरकार प्रत्येक फसल की बुआई से पहले ऐसी घोषणा करती है। इस घोषणा के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों को एक तरह से गारंटी देना है कि यदि अधिशेष उत्पादन होता है, कीमतें गिरती हैं तो सरकार उसे हर हाल में खरीद लेगी। इसके बाद एक अलग अवधारणा, एक अलग कंसेप्ट और आती है इस कृषि मूल्य नीति में, वो है खरीद मूल्य, परचेज प्राइस। सरकार के द्वारा इसकी घोषणा रबी तथा खरीफ की फसलों की कटाई के समय की जाती है। यह वह समर्थन मूल्य है, यानी यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उससे अधिक होता है। खरीद मूल्य, परचेज प्राइस का मतलब ये समर्थन मूल्य यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के या तो बराबर होगा या उससे अधिक होगा। किसी भी स्थिति में यह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं हो सकता, इसलिए इसको खरीद मूल्य कहा जाता है। इसके बाद में एक और अवधारणा हम यहाँ पढ़ते हैं, वो है आर्थिक मूल्य। सरकार द्वारा बफर स्टॉक के लिए अनाजों की खरीद की जाती है। जैसा आप जानते हैं कि देश में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे या उसके आसपास निवास करते हैं और उनके पास इतनी पर्याप्त आय नहीं होती है कि वो अपनी आय से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न खरीद करके अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इसके लिए सरकार किसानों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न खरीद करके बफर स्टॉक बनाती है और फसल के बाद के दिनों में, या यूँ कहें कि वर्ष वर्ष सरकार इस बफर स्टॉक से अनाज की मात्रा जारी करती है किसानों को गरीब वर्गों को उपलब्ध करवाने के लिए। इसके लिए सरकार ने जो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो एक हमारा यहाँ खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, उस सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तहत सरकार बफर स्टॉक से अनाजों की मात्रा जारी करके गरीब वर्गों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाती है। तो सरकार द्वारा बफर स्टॉक के लिए जो अनाज किसानों से खरीदा जाता है, साथ ही सरकार उसका परिवहन करती है, उसका भंडारण करती है और उसके रख रखाव यानी भंडारण और परिवहन के रख रखाव पर जो अन्य प्रबंध के खर्चे आते हैं, इन सभी खर्चों को जोड़कर अनाज का जो मूल्य तय होता है उसे आर्थिक मूल्य कहा जाता है। यानी आर्थिक मूल्य वह है जिस मूल्य पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है, उस खरीदने के बाद उसके परिवहन, उसके भंडारण तथा उसके रख रखाव पर जो खर्च आता है, उन सब को मिला करके जो अनाज की कीमत तय होती है उसको कहते हैं अनाज का आर्थिक मूल्य। ये है एक इसी कृषि मूल्य नीति से जुड़ी हुई अवधारणा। इसके बाद अगली एक अवधारणा और है जिसको कहते हैं करंट प्राइस, जारी मूल्य। यानी अलग अलग योजनाओं के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज जारी करती है उसे जारी मूल्य कहा जाता है। सरकार अपने बफर स्टॉक से जब गरीब वर्गों के भरण पोषण के लिए, उनकी खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए PDS के मार्फत
जो अनाज जारी करती है उस जिस कीमत पर अनाज जारी किया जाता है उसको जारी मूल्य कहा जाता है, करंट प्राइस कहा जाता है। सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए जारी किए गए अनाजों का जारी मूल्य आर्थिक मूल्य से कम होता है। आर्थिक मूल्य और जारी मूल्य के बीच के अंतर को खाद्यान्न सब्सिडी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि सरकार जो योजनाओं के लिए अनाज जारी करती है और जिस मूल्य पर जारी करती है वो जारी मूल्य कहलाता है, और जिस आ, आ, कीमत पर सरकार बफर स्टॉक के लिए अनाज खरीदती है, उसका भंडारण करती है, उसका परिवहन करती है, उसका रखरखाव करती है, तो इन सब को जोड़ने के बाद जो आर्थिक मूल्य है, आर्थिक मूल्य और जारी होने वाले मूल्य दोनों के बीच में अंतर है, और इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, क्योंकि जारी किया हुआ मूल्य है वो कम होता है और आर्थिक मूल्य अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार इस गैप को पूरा करने के लिए किसानों को या एक तरह से यूँ कहें या गरीब वर्गों को सब्सिडी प्रदान किया करती है, जिसको खाद्यान्न सब्सिडी या फूड सब्सिडी कहा जाता है। इसके बाद में हम आते हैं मूल्य निर्धारण प्रणाली, प्राइसिंग सिस्टम क्या है, यानी इस कृषि उत्पाद की जो मूल्य नीति है उस मूल्य नीति का निर्धारण कैसे होता है, कैसे उनके उत्पादों की कीमत तय होती है, इसके बारे में भी यहाँ जानना आवश्यक है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए लागत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। लागत प्रणाली, इसके अंतर्गत दो प्रकार की लागत का निर्धारण किया जाता है, एक है C2 लागत और दूसरा है C3 लागत। C2 लागत पर किसानों द्वारा कृषि कार्य में किया गया व्यय, श्रम और विद्यालयों को जोड़ा जाता है। यदि ज़मीन पट्टे पर ली जाती है तो इसमें ज़मीन का किराया भी जोड़ा जाता है। इस तरह से सरकार किसानों के द्वारा कृषि कार्य में जो राशि खर्च की जाती है, कृषि उत्पादन लेने में जो राशि खर्च की जाती है उसमें उसका श्रम और जो अन्य खर्चे जो आते हैं उनको जोड़ने के बाद में इसे C2 लागत के रूप में निकाला जाता है। दूसरा इसमें C3 लागत में C2 लागत के साथ साथ प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में C2 लागत का 10% जोड़ दिया जाता है, यानी C3 निकालने के लिए जो सरकार ने C2 लागत ज्ञात की है उसमें 10% मैनेजमेंट वेज कह सकते हैं, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक है, रेम्यूनरेशन है, वो 10% के हिसाब से जोड़ करके C3 सरकार ज्ञात करती है, और इन दोनों के आधार पर सरकार किसानों की कृषि पदार्थों की मूल्य नीति निर्धारित करती है। इसमें C1 लागत ज्ञात करने के लिए फसल उत्पादन में किसानों का कुल व्यय प्लस किसानों के द्वारा प्रयुक्त घरेलू संसाधनों का मूल्य जोड़ा जाता है। ये है C1 लागत। दूसरा C2 लागत, जैसा पहले कहा, C1 लागत में 10% लाभ जोड़ दिया जाता है तो C2 ज्ञात होता है, और C3 लागत में C2 लागत प्लस किसानों के प्रबंधकीय पारिश्रमिक का 10%, यानी C2 का 10% C3 ज्ञात करने के लिए जोड़ दिया जाता है C2 में, तब C3 ज्ञात होता है। इस तरह से सरकार कृषि उत्पादों की कीमत का निर्धारण करती है। इसमें नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कृषि आज भी बहुत बड़ी चुनौतियों से गुजर रही है, और सरकार को इस तरफ विशेष रूप से बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की वृद्धि दर की तुलना में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर है वो कम है, और आने वाले समय में खाद्यान्नों की संकट खड़ा ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार इस पर एक व्यापक नीति लेकर के आए। नीति आयोग ने एक विशेषज्ञ ग्रुप बनाया, उस विशेषज्ञ ग्रुप ने सलाह दी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों की आय बढ़ाना
एक आंशिक समाधान है। ये एक अपने आप में नई अवधारणा है कि सरकार जिस तरह से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भरोसा देती है, तो ये एक तरह से किसानों की आय को बढ़ाने का आंशिक समाधान है। ये कोई नियमित समाधान नहीं है, एक कोई स्थायी समाधान नहीं है। आयोग ने कहा कि कृषि लागत मूल्य आयोग की जगह एक एग्री ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता है। एग्री ट्रिब्यूनल, जो कृषि लागत मूल्य आयोग जो कार्य करता है, वह किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किसी तरह भी कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और एक एग्री ट्रिब्यूनल बनाए। इसके अलावा नीति आयोग ने यह भी कहा कि न्यूनतम आरक्षित मूल्य के जरिए मंडियों में कृषि उपज की नीलामी की व्यवस्था करने की भी ज़रूरत है। कृषि उपज की नीलामी, इसके लिए भी सरकार को एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाने की आवश्यकता है। फिर आगे नीति आयोग ने ये कहा कि जो अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस तय करने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में भी बदलाव की आवश्यकता है। उससे भी किसानों की को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है और किसान खेती करने के लिए अधिक उत्साहित नहीं है। इसलिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की सरकार को, और उसमें ये कहा गया कि क्या एमएसपी को 3 अलग अलग मानदंडों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता, यानी जो ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ प्राइसिंग है उसमें परिवर्तन करके 3 अलग अलग मानदंड तय किए जाएं, जिसमें पहला हो आवश्यकता से अधिक उत्पाद हो तो सरकार उनके बारे में अलग सी नीति बनाए। घरेलू बाजार में कमी वाले ऐसे उत्पाद जिनकी वैश्विक स्तर पर उपलब्धता हो, उनके बारे में अलग नीति बनाए, और ऐसे उत्पाद जिनकी घरेलू और वैश्विक स्तर दोनों पर कमी है, उनके बारे में अलग नीति बनाए। इस तरह से 3 अलग अलग मानदंड के आधार पर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस तय होनी चाहिए। आयोग ने कहा कि प्रोत्साहन और कमीशन भुगतान प्रणाली के माध्यम से एमएसपी व्यवस्था को समर्थन देने के लिए बाजारों में कारोबार करने वाले निजी व्यापारियों को शामिल करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस तरह से सरकार के स्तर पर प्रयास होना चाहिए कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस कैसे मिलें, या यूँ कहें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को नए ढंग से कैसे तय किया जाए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आंशिक समाधान नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्थायी समाधान चाहिए। किसानों की आय में स्थायी रूप से बदलाव हो, वृद्धि हो, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके और किसान खेती के लिए हतोत्साहित ना हो, प्रोत्साहित होकर के खेती करे। ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसके बाद में निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस या कीमतें बढ़ाना केवल किसानों को लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करने की समस्या का आंशिक समाधान है, स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान के लिए सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि किसान द्वारा जो उत्पाद किया जाता है, जो उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन की पिछले 3 मानदंडों के आधार पर उनका श्रेणीकरण हो और उस श्रेणीकरण के आधार पर कीमतें तय हों। आयोग ने यानी नीति आयोग ने यह भी कहा कि एक दीर्घकालिक समाधान प्रतिस्पर्धी, स्थिर और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण में है। यह बेहतर मूल्य खोज को संभव बनाएगा और दीर्घकालिक व्यापार व्यवस्था निर्यात के अनुकूल होगा। नीति आयोग ने वायदा कारोबार को प्रोत्साहित करने और बाजार को विस्तार देने के लिए उसमें प्रवेश की बाधाओं को हटाने की आवश्यकता पर जोर दिया, और साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी अब विचार किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार के स्तर पर नीति आयोग ने जो सलाह दी है उनका क्रियान्वयन हो और इस बारे में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति लाई जानी चाहिए, ताकि खेतों के घटते आकार और उनके विखंडन की समस्या, जिससे अधिकांश किसान यानी अब
70% से भी अधिक किसान है वो छोटा या सीमांत हो चुका है, उनके लिए खेती करना अब अनार्थिक हो चला है। तो उस खेती को लाभकारी मूल्य मिले, उस खेती को आर्थिक मूल्य मिले, उसकी आर्थिक उत्पादकता बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लेकिन इसके भी अपने खतरे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए किसान फ्रेंडली नीति बना करके सरकार को प्रयास करने चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।